देखा, अम्मा जहाँ की पढ़ाई और अमलियात का नतीजा बिल्कुल वैसे ही अमल किया जैसे उन्होंने कहा, तो फल भी गोद में ले बैठी हो। वरना तुमने खुदा ना खास्ता उन्हें मुशरिक तक कह दिया था। मैंने कितनी माफी मांगी तुम्हारी कम अक्ली की, नादानी की। अब ऐसी बातें भूल कर भी जहन में मत लाना। मालिक अपने नेक बंदों को करामात का तोहफा दिया करता है, जो उसके लिए जिंदगी त्याग देते हैं। अनायत बीबी अपने पोते के कपड़े बदलते हुए फख्र से कह रही थी, मैं अल्लाह वालों की नेकी और बुजुर्गी से इनकार नहीं करती अम्मा। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ, दरख्त से पत्ता गिरने से लेकर इंसान की पैदाइश और मौत तक हर फैसला अल्लाह के इख्तियार में है। यह बच्चा इस घर में इसी वक्त आना था और इसमें आपकी अम्मा जहाँ का कोई अमल दखल नहीं। आप बहुत अच्छी हैं अम्मा, बहुत सी सासों से अच्छी। मुझे आप से कोई गिला नहीं, सवाए इस एक बात के कि हमें तो तवक्कल सिर्फ अल्लाह की जात पर करना चाहिए। आप अपनी हर खुशी और मुसरत का सिलसिला तो अम्मा जहां से जोड़ती हैं। वो उनके पास आकर नरमी से उनके कंधे पर हाथ रख कर बोली, अरे चल पड़े हट कमबख्त, मैं कौन सा अल्लाह की जात से मुनकर हूँ। नाउज बिल्ला, तुम तू ऐसी बातें करती है जैसे दुनिया में एक तू ही मुसलमान हो, बाकी सारे काफिर बसते हों। मैं तो तुम लोगों को इस नाराजी से बचाना चाहती हूँ जो अल्लाह के नेक बंदों की करामात से मुनकिर होने वालों पर होती है। फिर हर चीज उसकी लपेट में आ जाती है। रिश्ते, घर, बरकतें। अल्लाह ना करे जो अल्लाह हमारे किसी बोल की पकड़ करे। चल दूध पिला, सुला दे इसे, जुबान चलवा लो बस। आजकल की लड़कियों से ना अदब ना तमीज। बुड़बुड़ाते हुए उन्होंने बच्चा उसे पकड़ा दिया। और सुन, कल अम्मा जहाँ के हाँ मेरे साथ चलना। इतनी बड़ी खुशी पर उनका हक बनता है कि उन्हें जो असल खैर ख्वाह हैं हमारे, वैसे तो मैं खुद ही चली जाती, मगर नजराना देने जाना है तो बच्चे की माँ होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी चलो। आखिर को इतनी मुश्किल मुश्किल वजीफे किए हैं उन्होंने इस घर को वारिस देने के लिए। ये और सुनो अम्मा, पता भी है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल का कितना खर्चा बन गया है। वो तो चलो मजबूरी थी कि उसके बगैर चारा नहीं था, वरना पड़ा है कि अल्लाह वाले नजराने नहीं लिया करते। जो भी करते हैं फी सबीलिल्लाह करते हैं। नाइमा ने बच्चे को गोद में लिया और आराम से थपकी देती हुई बोली, वो कौन सा खुद मांगती हैं, किसी से अपनी मर्जी से ही दे के जाता है जो भी देता है। पता भी है वज़ाइफ करने के लिए जो सामान आता है वो कितना महंगा आता है। और फिर दिन भर जो औरतों का तांता बंधा रहता है तो उनके लंगर का इंतजाम भी वो भली मांस खुद करती हैं। मैं भी किसी से मत्था मारने में लग जाती हूँ। ए बीबी, जो देना दिलाना है मैं खुद करूंगी, तुम्हारे पल्ले से कुछ नहीं जाना। बस इतनी मेहरबानी करना कि साथ चली जाना, वो भी इसलिए कि अम्मा बुरा ना मान जाएं कि जिसको मुराद मिली वो खुद क्यों ना आई। और एक और एहसान भी कि ये गज भरी लंबी जुबान यही सास के वास्ते ही छोड़ कर जाना, वहाँ चुप ही रहना। ये ना हो अपनी पढ़ाई के फतवे वहाँ भी औरतों और अम्मा जहाँ को सुनाने लग जाओ। अनायत बीबी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा और उठकर बुरबुराती किचन की तरफ बढ़ गई। तुम्हें इस तरह अपनी दादी की इजाजत के बगैर नहीं आना चाहिए था। पिछली दफा भूल गई जब पता चल जाने पर कितनी बुरी तरह तुम्हारे ताया से तुम्हें पिटवाया था। मत मेरी फिक्र किया करो, काफी बेहतर हूँ अब तो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो। आजुर्दगी से कहते हुए आहिस्ता से उठ बैठी। पाँव पर अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। खाला को उसके और अब्दुल मोइद के दरमियान राब्ते का पता नहीं था, सो आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल मोइद की जॉब, फिर दुबई जाने की जिद और अपना गिर जाना सब तफसील से बता रही थी। मुंतहा बता ना सकी कि उसे सब कुछ अब्दुल मोइद की जुबानी पता चला है। ना ही ये बताया कि वो एक बार उनकी गैर मौजूदगी में भी यहाँ आ चुकी थी। मुंतहा, मेरी बच्ची, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, मेरी मरहुमा बहन की निशानी। लेकिन वो कहते हुए रुकी, तुम्हारी दादी हमें पसंद नहीं करती, ना ही तुम्हारे हमसे ताल्लुक रखने को अच्छा समझती हैं। वो कयामत तक तुम्हारी और अब्दुल मोइद की शादी के लिए नहीं मानेगी। तुम जानते हो सब कुछ मुझसे बेहतर तौर पर। अब्दुल मजीद मोइद की बार बार की जिद में मैंने पैगाम भिजवाया था तुम्हारी दादी को कि मैं अपने बच्चे का रिश्ता लेकर आना चाहती हूँ। अब्दुल मोइद के लिए जाने उन्होंने क्या कहा। मुंतहा ने खाली खाली नजरों से उनकी तरफ देखा। सारी बात सुनकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उन्होंने कहा, तुम जैसी औरत के घर बेटी का रिश्ता करना बहुत दूर की बात होगी। तुम्हारा हमारे घर में कदम रखना भी हमें गवारा नहीं कि ऐसे लोगों की हमारे घर में आमद हमारे
सालों की नेकी और रियाजत रायगा कर देगी। इतनी क्रूर और तकब्बुर वाली औरत जिसको मेरी अपने घर आमद से घर का तकद्दुस मजरूह होने का डर है, वो कहाँ करेगी तुम्हारा रिश्ता अब्दुल मोइद के साथ। और यहाँ अब्दुल मोइद है कि जिद लगा कर बैठा है मैं रिश्ता लेकर जरूर जाऊं। मुझे बताओ कि अब भी मुनासिब है मेरा तुम्हारे घर आना। इज्जत सिर्फ इन्हीं की तो नहीं है, हमारी भी है। इस उम्र में वो मेरी बेइज्जती करें, बातें सुनाएं, ये मुझे गवारा नहीं है। तुम बात करो ना अब्दुल मोइज से, मैंने एक दो लड़कियां देखी हैं उसके लिए, वो तो ये जिक्र सुनना ही नहीं चाहता। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बात मानेगा, तुम कहोगी तो जरूर मानेगा। अगले महीने की 15 तारीख को उसने वापस आना है, तुम जरूर उससे बात करना। वो लज्जाजत से बोली। मुंतहा एक झटके से उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं जरूर बात करूंगी। जीती रहो, खुश रहो। चाय तो पी लो, जेब ने बनाई है, आती होगी। उसे खड़े देखकर उन्होंने कहा, नहीं बस चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ये कहकर वो रुकी नहीं, घर से निकल आई और नजदीकी पार्क आकर जहनी तौर पर बोझ इस हद तक भर गया था कि घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। अनायत ही मुंतहा को करीमन दर्जन के घर लेने पहुंची तो वहां से यही पता चला कि शदीद सर दर्द होने पर उसे बच्ची के साथ घर भिजवा दिया गया था। इस खबर ने अम्मा जहां की पेशानी सिलवटों से भर दी थी। सुल्ताना और वरीशा अजमल के साथ शादी की खरीदारी में मसरूफ थी। 3 दिन बाद ही तो माइयों का फंक्शन था। अगरचे अम्मा जहां इस किस्म की गैर शरई रस्मों के सख्त खिलाफ थी और सादगी से बारात और वलीमा करना चाह रही थी, मगर अम्मा जहां का इसरार था कि उनके घर की पहली शादी थी तो बच्चों की ख्वाहिश पर वो सारे चाव पूरे करना चाह रही थी। बादिल नाख्वास्ता अम्मा जहां को भी ये बात मानना पड़ी कि सुबह 10 बजे की गई मुंतहा अब शाम 4 बजे तक लौट के ना आई थी। अमूमन वो 12 बजे के बाद घर आ जाया करती थी। सुल्ताना भी थकी हारी लौटी थी। अम्मा जहां ने सारी लड़कियों को बुलाया और उसकी मसरूफियात और दोस्तों के बारे में मालूमात लेने लगी थी। उफ मुंतहा, बेवकूफ लड़की, कुछ ऐसा तो नहीं कर बैठी कि जिससे खुद तो नुकसान उठाओ ही, हमें भी साथ ही जिंदा दरगोर कर दो। मोमना के जहन में उसके मोबाइल वाला वाकया लहराया तो बेसाख्ता एक सोच उसके अंदर उभरी। वो जी, अम्मा जहां मुंतहा बीबी आ गई हैं। अनायत ने फूली सांसों के साथ आकर बताया तो अम्मा जहां पुरसुकून हुई, वरना बरसों पुरानी एक याद की चिंगारी ने एक बार फिर अंदर तक आग लगा दी थी। तरपा के रख दिया था इनको। बुलाओ उसे। उनके सर्द लहजे की ठंडक से वो सब ही लर्ज गई, मगर जिस पल वो अंदर आई एक बदली हुई मुंतहा थी। बगावत जिसकी आंखों से टपक रही होती थी, उसकी जगह अंदाज में थकन भरी थी। इस वक्त तक हमारे घर के मर्द कभी बाहर नहीं रहे, तुम लड़की हो अब घर आ रही हो, कहाँ थी जब हमने मना किया था कि करीमन के घर से अनायत के आ जाओगी। बहुत घुटन हो रही थी मुझे वहां, ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी देर भी मजीद वहां रुकी तो मेरा दम घुट जाएगा। नजदीकी पार्क में चली गई थी, उसने मध्यम आवाजों अंदाज में बताया। शादी से फारिग होकर तुम्हारे घुटन का इलाज करते हैं। सुल्ताना अलमारी खोलकर रात जो कपड़े वाले शॉपर रखवाए थे वो निकालो। उन्होंने अचानक ही मौजू बदला। सारी लड़कियों ने सुकून का सांस लिया, वरना कुछ देर कबल लगता था जैसे अम्मा जहां आज मुंतहा को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मुंतहा अलबत्ता उसी सपाट अंदाज में खड़ी रही थी। मैं अब जाऊं? उसने उसी मशीनी अंदाज में पूछा। नहीं, बैठो। सबके साथ मैंने तुम लोगों के कपड़े मंगवाए हैं शादी के लिए, वो लेकर जाओ। वो जो मैचिंग जूते, चूड़ियां, ज्वेलरी मंगवाई हैं, अनायत भी कल जाकर ले आएंगी। परसों वो तुम्हें ढोलकी भी ला देंगी। तुम्हारा थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला कर लेना। ये लो आमना, ये तुम्हारा, ये मोमना। एक बड़े शॉपर में उन सब के लिए अलग अलग शॉपर्स थे, जिसमें सब के लिए 3-3 सूट थे। जाओ अपने कमरे में नाप वगैरह देख लो, कमी पेशी हुई तो मोमना ठीक कर देगी। अम्मा जहां के लहजे में एक अरसे बाद नरमी नजर आ रही थी। वो सब इनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने शॉपर थाम कर हंसी खुशी उठ गई थी कि जिंदगी में पहली बार किसी तकरीब को उनकी तरफ से खुलकर और खुशी से मनाने का मौका मिला था। सो इन सब की खुशी दीदनी थी, सवाए मुंतहा के, जिसने बेदिली से अपना कपड़ों का शॉपर थामा और थके हुए कदमों से उनके पीछे चली आई थी। अरे वाह, मैं तो समझती थी अम्मा जहां को सिर्फ हमारे नाम का ही पता है, बस
मगर इनको तो हमारी पसंद नापसंद कलर्स भी मालूम हैं। वरीशा ने चहकते हुए चमकते धमकते सूट शॉपर्स में से निकाले तो खुश होकर बोली, कुछ ऐसा ही हाल दूसरी लड़कियों का भी था। मुंतहा खामोश नजरों से सबको देख रही थी। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तांगो तारीख इस माहौल में हल्का सा रोज जो अब्दुल मोइद की सूरत से उसे नजर आया था, उसे लगा वो भी अब बंद होने को है। ऐसे में खुशियां क्या लुभाती उसे। क्या हो गया है मुंतहा, कितने मुश्किलों से और कितने अरसे बाद तो ऐसा मौका हमारी जिंदगी में आया है और तुम यूं मुंह लटकाए बैठी हो। चलो निकालो अपने कपड़े और देखो कि कैसे हैं। हम सबको तो बहुत पसंद आए हैं अपने अपने कपड़े। आमना ने उसे टोका। मैं तो कहती हूँ अम्मा जहाँ का मूड तो अच्छा है ही, उनसे मनवा लेते हैं कि अनायत बी के साथ हमें भी मार्केट जाने की इजाजत दे दें। अब अनायत बी को क्या पता कि मैचिंग कैसे की जाती है। वरीशा दूर की कौड़ी लाई। बस अब ज्यादा फैलो मत, ये ना हो कि अम्मा जहाँ का मूड बिगड़ जाए और दी गई मेहरबानियां भी वापस ले लें। मैं तो सोच रही हूँ कॉलेज की फ्रेंड्स को भी मायों के फंक्शन पर इनवाइट कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है, वाकई बस इतना ही बहुत है कि अम्मा जहाँ ने इजाजत दे दी है। और मैं तो मुंतहा के लिए इतनी परेशान थी कि न जाने आज उसका क्या हशर होने वाला है। मगर भला हो अब्दुल हनान भाई का, जिनकी शादी के मुबारक मौके पर वो नजर अंदाज कर गई, वरना ये गलती बर्दाश्त करने वाली थी नहीं मुंतहा की। आमना ने कहा, वैसे युशरा के आने से हो सकता है हमारे घर कोई खुशगवार तब्दीली आए, बल्कि आएगी इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है युशरा के आने से अम्मा जहां का रवैया भी बहुत हद तक बदल जाएगा। रवैयों पर जमी सख्ती की बर्फ जरूर पिघलेगी, हालात बदलेंगे। उदासी खत्म करो, तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मोमना ने उसके कान में सरगोशी की तो वो अपनी प्यारी सी कजन की हसासियत और ख्याल रखने पर फीका सा मुस्कुरा दी। बहुत छोटी सी थी जब आगे पीछे मुंतहा और मोमना की माएं 2 साल के वक्फे से गुजर गई। ताई सुल्ताना ने उन्हें संभाल लिया था। अम्मा जहां भी थी, मगर वो दोनों ना जाने कब कैसे एक दूसरे की माएं बन गई थी, बहनें भी और दोस्तें भी। वरीशा और आमना से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मगर इन दोनों के बीच जो कुछ था वो अलग सा एहसास था। मुंतहा की शरारतों पर अम्मा जहां से हमेशा उसे डांट पड़ती और कई बार तो अम्मा जहां ने ताया से भी मुंतहा की पिटाई लगवाई। मोमना उससे ज्यादा रोती थी, जबकि मुंतहा ज्यादा बागी, ज्यादा ढीठ हो गई थी और हमेशा अम्मा जहां को गुस्सा दिलाने वाली हरकतें ही किया करती थी। और यह सिलसिला आज तक जारी था। कैसी स्टोरी सुना रहा है यार तू, किस दौर की। इससे जब्त ना हो सका तो हसन के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, जो हैरत से ये सब सुन रहा था। अगर अब्दुल हनान जैसा संजीदा इंसान अगर कह रहा था तो सब ठीक ही कह रहा होगा, मगर तेरी बातों के मनाजर से जितना मैं तेरी नानी मतलब अम्मा को जानता हूँ, वो तो बहुत दीनदार, किसी हद तक पहुंची हुई बुजुर्ग हैं, जिनसे अपने मसाइल का हल पाने लोग दूर दूर से आते हैं। वो अपने अमलियात और वज़ाइफ से खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। मस्कीनों गरीबों को तुम्हारे घर से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। फिर ऐसी खातून से इस किस्म के वादे की बात, वो भी एक लड़की का जिंदा दरगोर करना कुछ जच नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ तुम इस शादी से ही साफ इनकार कर दो। अपनी पसंद की लड़की से शादी पर जोर दो, यूं कम अज कम उस लड़की की जिंदगी भी तबाह होने से बच जाएगी और तुझे भी ज़मीर के आगे जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? शादी करके तो लड़की को तलाक देकर अपनी जिंदगी बसा ले और खुश रहेगा तू? ये मुमकिन ही नहीं है, तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो हतमी अंदाज में पूरा तज्जिया करने के बाद बोला, मैं भी तो यही समझता हूँ, सोचता हूँ, मगर अम्मा जहाँ भी ऐसे इतना बड़ा वादा लेने वाली नहीं है। हसन, जरूर उनके साथ माजी में कुछ बहुत बुरा हुआ है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उनकी कोई बात टाल नहीं सकता। इसलिए इतने दिन सोचने के बाद एक फैसला किया है। वो पेपर वेट घुमाते उस पर नजर जमाते हुए बोला, कैसा फैसला? ऐसा फैसला जिस पर मैं उनकी बात भी मान लूं और मुझे अपने रब के सामने और अपने ज़मीर के आगे भी शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं कोई पारसा दीनदार बंदा नहीं हूँ। मेरे अमाल नामे में हो सकता है मेरे गुनाह मेरी नेकियों पर भारी हों, मगर वो मेरे शौरी तौर पर किए गए गुनाह नहीं होंगे। मैं जानते बूझते ना तो किसी का दिल तोड़ सकता हूँ ना घर। मतलब हसन को अब भी उसकी बात समझ नहीं आई थी। मतलब
मैं तुझे ही बताऊंगा, और कैसे बताऊंगा अब अंदाजा हो रहा है कि जिंदगी में अच्छा मुखलिस दोस्त नसीब वालों को मिलता है, जो इस वक्त आपका सामया बने जब किसी बोझ से आपका दिल फटने को हो, और वो खामोशी से बैठकर आपको अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका दे, जो गलती करते वक्त फौरन टोक दे और सामया से नासिया बन जाए। अबे बस कर, कितना शर्मिंदा करेगा? ऐसा कुछ भी मैंने तेरे लिए नहीं किया, बस तेरी मोहब्बत है। हसन वाकई शर्मिंदा हो गया था। क्या कह रहे हो तुम अजमल? होश में तो हो? जानते भी हो उनके घर और अपने घर के माहौल का फर्क, फिर भी ऐसी बात, बल्कि ऐसी फरमाइश कर रहे हो। एक से एक लड़की मौजूद है मेरे खानदान में, तुम्हारे मामू की बेटियां, खाला की बेटियां, और सबसे बढ़कर घर भरा पड़ा है अपना लड़कियों से। ऐसे में ये बात भला अच्छी लग रही है तुम्हारे मुंह से? कितनी देर तो वो हैरत से मुंह खोले बैठी रह गई। बज़ाहिर इतने बारोब, संजीदा और पुरवकार से अजमल भाई से उनको कतई उम्मीद नहीं थी। वो तो ऐसे ही बातों में जिक्र छेड़ बैठी कि अम्मा जहां अब दुल्हनान की शादी के बाद अजमल की शादी का भी इरादा रखती हैं। अब अपने चचा, मामू और खाला के घर में से वो खुद बता दे कि किसके घर जाना चाहे। अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता ही देता हूँ कि ना खाला, ना चचा, ना मामू। अगर जाना है तो छोटी दादी के घर एक बार फिर जाइए, उनकी एक और बेटी का हाथ मांगिए जिसका नाम फजर है, उसने कहा, और जवाब में ताई सुल्ताना की खड़ी खड़ी भी सुनी थी। बस तो फिर अभी आप मेरी शादी का नाम भी मत लीजिए, अगर वहां नहीं तो। अजमल उठ खड़ा हुआ। ताई सुल्ताना घबरा गई और उसको हाथ से पकड़कर दोबारा बिठाया। देखो अजमल, वो बच्चियां जरूर अच्छी होंगी, मगर उनकी तरबियत और हमारे बच्चों की तरबियत में बहुत फर्क है। और सबसे बढ़कर माहौल, तुम्हारी दादी के घर का माहौल बहुत हद तक खुला डुला हमारे घर से बहुत मुख्तलिफ है। एक लड़की आ भी तो रही है इस घर में, छोटी दादी के घर से एक और आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो माँ से बहस पर उतर आया। बहुत फर्क पड़ता है और पड़ेगा अजमल, मेरी बात सुनो और समझो। मैं तो इस घर से पहली लड़की के हक में भी नहीं थी, अब सिर्फ एक मिसाल ही देती हूँ। इससे अकल वाले को हर चीज और बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, अगर जो अकल वाला हुआ तो। वो जोर देकर बोली। अजमल माथे पर शिकने ले बैठा। देखो, तुम्हारी अम्मा जहां से लेकर घर की सारी लड़कियां अबाया पहनती हैं, हिजाब करती हैं, सवाए डॉक्टर के उन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं, वो भी तुम्हारे साथ। अपनी पूरी जिंदगी में मैं कोई 3 से 4 बार बाजार गई हूँ, वो भी अशद जरूरत में। बच्चों को भी शाजो नादर ही यह मौका मिला है। दूसरी तरफ जाओ, तुम्हारी छोटी दादी के घर औरतें बाजार जाने से लेकर हर छोटी बड़ी तकरीब को ऐसे मनाती हैं गोया जिंदगी का लाजमी हिस्सा हो। वो सब तुम्हारी छोटी दादी के घर की औरतें दुपट्टा सर पर लेकर चल पड़ती हैं। बाहर किसी भी काम के लिए कोई कुछ कहता नहीं, बुरा भी नहीं मानता, उनका माहौल ही ऐसा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब कल युशरा को अम्मा जहाँ जब उबाया और हिजाब लेने के लिए कहेंगी तो सोचो, यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी जिसका लड़कों के साथ आजादाना मेल जोल ना भी रहा हो, तब भी उठती बैठती तो रही होगी। ऐसा करेगी? हरगिज नहीं करेगी। मसाइल बढ़ेंगे तो क्या होगा? अब्दुल हनान बीवी को भी साथ ही ले जाएगा, और तुम कहाँ जाओगे? तुमने यही रहना है और बसना है, और अपनी बीवी को भी बसाना है। तो क्या बेहतर नहीं हम अपने जैसी कोई लड़की ले आए जिसे नए सिरे से घर का माहौल और तौर तरीके ना सिखाने पड़े? मैं नहीं जानता, सारी जिंदगी जिन लड़कियों के दरमियान रहा हूँ, अब कम अज कम अगली जिंदगी उनमें से किसी को भी बाकी मानदा जिंदगी के लिए भी देखने और उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाह नहीं हूँ। मुझे अच्छी लगती है वो लड़की, और जहाँ तक बात है अपने माहौल में ढालने की, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दें, आप एक बार बात तो करें। वो कती अंदाज में बोला। ताई सुल्ताना हैरत भरी नजरों से देख कर रह गई, फिर कदरे शक से आंखें सुकेड़ कर बोली, हमारा तो इतना मिलना जुलना भी नहीं रहा उनसे, और मुझे तो अब आकर कुछ कुछ इन लड़कियों की शक्लें याद हुई हैं। तुम लोग तो कभी मिले भी नहीं, ना कोई आया गया यहाँ वहां से। तुमने कैसे देख लिया उस लड़की को? खुद देख लो अजमल, जो लड़की तुम से आजादाना मेल जोल रखती है वो किस कमाश की होगी। ओ मेरे खुदाया, अम्मा किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? उन पर नहीं तो कम अज कम अपनी औलाद पर तो एतबार होना चाहिए आपको। कैसा मिलना जुलना? काफी दिन पहले ये लोग वहां गई थी तो अम्मा जहां ने उनको वापस लेने के लिए भेजा था। मुझे तब बड़ी दादी ने अंदर ही बुला लिया था, सब घर वालों से मिलवाया था, तब देखा था। और एक बार देखने से ही तुमने फैसला कर लिया कि शादी करना है उसी लड़की से। शाबाश है तुम्हारी अकल पर बेटा, शाबाश। और अगर वो मंगनी शुदा हुई या रिश्ता विश्ता तय हुआ, कहीं उसका
आखिर को घर के बच्चे भी मौजूद हैं उनके खानदान में। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जाएंगी तो पता चलेगा ना ये सब। अब के वो आजिज आकर बोला, अच्छा मैं पहले अम्मा जहां तक बात पहुंचाती हूँ, देखो वो क्या कहती हैं। अब के उन्होंने जान छुड़ाना चाही, सिर्फ बात नहीं पहुंचानी, मनवानी भी है ये बात। वो जोर देता हुआ उठा, इन बातों में लगा मुझे वो काम भी भुला दिया जिसके लिए तुम्हें बुलवाया था। देखो जरा, उन्होंने माथे पर हाथ मार कर कहा, और जिस काम के लिए उसे बुलाया था उसकी बाबत दरियाफ्त करने लगी। बड़ा मसरूर सा वो अपने कमरे में आया था। काफी दिनों से वो ये बात करना चाह रहा था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस समेत घर का हर फर्द जानता था कि अम्मा जहां छोटी दादी के खानदान को कुछ पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह माजी में जो भी रही थी, मगर अब भी मिलना जुलना ना होने के बराबर था। वो बीए पास लड़का था, अपने बाप और चचा के साथ मेन बाजार में कपड़े की दुकान पर बैठता था। जिस किस्म का उनके घर का माहौल था, तो वो भी बाप और चचा की तरह सोमो सलाद का पाबंद होने के बावजूद अपने घर में मौजूद लड़कियों में से किसी एक से भी शादी का ख्वाह ना था। सुल्ताना बेगम तो दबे लफ्जों कई बार बेटे की शादी के लिए अम्मा जहां के सामने बात कर चुकी थी, मगर उनका कहना था कि लड़कियों वाले घर में पहले लड़के की शादी करना मुनासिब नहीं, और लड़कियों का क्योंकि किसी एक का भी नसीब नहीं खुल पाया था, तो बात वहीं की वहीं थी। फिर अम्मा जहां का भी यही ख्याल था कि अजमल का तो वो घर की ही किसी लड़की से रिश्ता करेंगी, उसके लिए वो मोमना का इरादा रखती थी, जबकि मुंतहा के लिए ताई सुल्ताना खुद राजी नहीं थी। उसकी गज भर की जुबान बकौल उनके घर बसाने में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकती थी। बाकियों के लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। अब्दुल हनान के लिए वो पहले ही बता चुकी थी कि वो उनको बहुत पहले का कह चुका था कि वो किसी आला तालीम याफ्ता लड़की से शादी का ख्वाह था। उनके घर की लड़कियों में मुंतहा कब की तालीम को खैर बात कह चुकी थी। बाकी लड़कियां भी तालीम में वाजबी दिलचस्पी ही रखती थी, सो आर्ट्स के मज़ामीन के साथ कॉलेज में जेर तालीम थी। यहाँ ताई सुल्ताना का अब्दुल हनान को दामाद बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया था। अब जब अब्दुल हनान की बात छोटी दादी के घर तय होने जा रही थी, तो लगे हाथों अजमल ने भी मौका से फायदा उठाया था। अब वो अपनी और उसकी पहली मुलाकात याद करके मुस्कुरा रहा था। जब वो वाकई लड़कियों को छोटी दादी के घर लेने गया, तो मुलाजमा उसे मेहमान खाने में बिठा गई थी। उसको तो इस पहले कभी नहीं देखा था, तो आने जाने या मिलने जुलने वाला ही समझी थी। वो दाखिली दरवाजे की तरफ बैठा था, ऐसे आने वाले को पहले पहल पूरा नजर ना आए, और खिड़कियों पर पर्दे थे, जिसकी वजह से कमरे में नीम अंधेरा था। जब वो एक तेज आवाज से चौंका, अयान के बच्चे, काम चोर, हड हराम, खबीस इंसान, आज आने दो अब्बा को। तुम्हारा तो वो हशर कराती हूँ ना, मैं 100 रुपया रिश्वत ली और घंटा हो गया हमें समोसों का इंतजार करते, खुद यहाँ आकर छुप कर बैठ गए। कहा भी था शजर को खुद बना लेगी, मगर वो जैसे ही वो उसके सामने आई, जुबान को यकदम ब्रेक लग गया था। उसने पहली फुर्सत में सर से ढलका दुपट्टा ठीक किया था। आप कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है किससे मिलने आए हैं? और बता नहीं सकते थे कि आप आए हैं? खुफा से वो पता नहीं क्या ओल फोल बोल गई। अजमल बेचारा खुद उन ताबड़तोड़ जुमलों से घबरा कर खड़ा हो गया था। जी वो मैं अभी वो अपना तारुफ करवाने का इरादा ही रखता था कि उस जैसी जुबान की तेज धार वाली एक और लड़की मुसलसल बोलती हुई अंदर आई थी। लो जी, मेहमान समोसे के इंतजार में घुल गए, अयान वही समोसे बनाने बैठ गया शायद, और तुम इसको ढूंढने आई थी। गालिबन वहां आमना के घर से बंदा भी पहुंच गया उनको लेने। ये कौन है? अपनी धुन में बोलते हुए अब उसका शर्मिंदा अजमल पर ध्यान गया था। चेहरे के होंकपन और हुलिये से नहीं लग रहा था कि कौन है। फजर ने उसके कान में सरगोशी की, जो अजमल तक बाखूबी पहुंच गई। फिर बा आवाज बुलंद बोली, यही हजरत हैं जिनके बारे में तुम कह रही हो कि अम्मा जहां के पोते। उसने तंजन कहा, और तुम यहाँ खड़ी एक गैर मर्द से बातें बिगाड़ रही हो। याद नहीं अम्मा जी ने क्या कहा था कि मेहमान खाने के अंदर तो क्या बाहर से भी गुजरी तो टांगे तोड़ दूंगी। शदर ने अचानक याद आने पर घूर कर उसे देखा। ये गैर कहाँ है? अपनी अम्मा जहां के पोते हैं माय डियर, और मैं इस अयान को ढूंढ रही थी। तुम दोनों अपनी दोस्तों को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? एक यही गरीब रह गया था सताने को, अब जो इसकी खबर लेने पहुंच गई तुम लोग।
मारे गए। अम्मा जी, मैं तो नहीं आई, फजर ही इनसे गपशप करने। नहीं अम्मा जी, पूछ लें इनसे, मैं तो अयान। बस जाओ तुम दोनों यहाँ से, तुम्हारी तो मैं बाद में खबर लेती हूँ। फजर, तुम अच्छी सी चाय बना लो अब भाई के लिए। बैठो बेटा, तुम खड़े क्यों हो, अजमल हो ना? माशाल्लाह, खूब कद काट निकाल लिया, छोटे से थे जब तुम्हें देखा था। वो दोनों नजरों नजरों में एक दूसरे को घूरती वहां से चली गई तो अम्मा जी उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी और बड़े प्यार और शफकत से उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। अजमल का तो सर ही चकरा कर रह गया था इन दोनों आफत लड़कियों की आमद से। अब संभल कर अम्मा जी के सवालात के जवाबात दे रहा था जब 15-20 मिनट बाद वही लड़की फजर बिल्कुल बदले हुए रूप में पूरी तरह दुपट्टा लपेटे एक बाअदब लड़की के रूप में चाय लेकर आई, जैसे मुंह में जुबान ही ना हो उसके। अजमल उसका वो रंग देख ना चुका होता तो उसे इतना मासूम समझता जितना वो इस वक्त दिखाई दे रही थी। ये और बात थी कि वो नटखट लड़की सीधी उसके दिल में उतर गई। ऐसे ही तो लकी वो अपनी शरीके सफर के तौर पर चाहता था जो अपने होने से उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दे। अम्मा जी अब उसे हदायत दे रही थी कि जिसकी भी खाने की बारी है वो जल्दी से इंतजाम करे, बच्चे खाना खा कर जाएंगे। अजमल तो घबरा कर खड़ा हो गया था। उसने फौरन ही कहा वो तो दोपहर का खाना खाने और अब्बा और चचा का खाना लेने आया था जब ताई सुल्ताना ने अम्मा जहां का पैगाम दिया कि अनायत बी की तबीयत ठीक नहीं है वरना बच्चियों को लेकर आती। उसको फौरन ही वापस दुकान पर पहुंचना है। अगली बार खाने के वादे पर अम्मा जी ने उसको वापस जाने दिया था। वो एक झलक और एक मुलाकात अब पूरी जिंदगी पर मुहित हो गई थी। कुछ दिन से लैंडलाइन नंबर पर मुसलसल बेल्स बजने का सिलसिला जारी था जिसने घर की खवातीन को आजिज किया हुआ था कि मर्द तो नाश्ते के बाद भी घर से निकल जाते थे और लड़कियां कॉलेज होती थी। ऐसे में अम्मा जी, सफिया ताई और सिदरा चच्ची के अलावा युशरा और आयत घर होती। वहीं लाउंज में जोड़े टांकने से लेकर खरीदारी पर बहस के अलावा सीने परोने और सब्जी बनाने तक के सब काम वहीं किए जाते। ऐसे में जब वो सब खवातीन बुरी तरह मसरूफ होती, फोन की बेल पर काम छोड़कर उठना इतना कोफत नहीं देता था जितना दूसरी तरफ की खामोशी बुरी लगती थी। अब कोई तीसरी बार बेल बज रही थी। अम्मा जी झंझला कर बोली, इसको तो पहले उतार कर रखो, सर में दर्द कर रखा है। पता नहीं लोगों को अल्लाह का खौफ क्यों नहीं रहा, जान अजाब में डाल रखी है। हर वक्त की टन टन टन, फूट भी दो कुछ मुंह से। जाओ बेटा इसका बंदोबस्त करो, पहले फिर आकर ये काम करो। सर में ही दर्द कर दिया मुंह ने। रिसीवर उतार के रखना ही मुनासिब नहीं है। युशरा के अब्बा को जब भी कोई काम हो या बात करना हो इस फोन पर ही कॉल करते हैं, बंदा जानकर परेशान हो जाए। बल्कि शायद इन्होंने कहा था ड्राइवर भेजूंगा, फर्नीचर पसंद कर आना। ताई सफिया युशरा के साथ में जैतून के तेल का मसाज करते हुए बोली, जो माँ की गोद में आंखें मूंदे अब्दुल हनान के बारे में सोच रही थी। इतनी बेताबी दिखाने के बाद रिश्ता भेजने में अतावलापन ही आयत की तेज आवाज पर उसने आंखें खोली जो दूसरी तरफ खामोशी पर खूब सुना रही थी। देखो तुम जो भी हो, अल्लाह के वास्ते हमारी जान छोड़ दो। यकीनन तुमने गलत नंबर मिलाया है। यहाँ कोई भी इतना फालतू नहीं है जो तुम्हारी इस घटिया हरकत को बर्दाश्त करता रहे। ऐसे ही ये तुमने सिलसिला जारी रखा तो हम जल्द ही पुलिस से रुजू करने वाले हैं। शजर, शजर को कैसे जानते हो तुम? कौन हो? क्या कहना है? शजर से कोई शजर नहीं रहती यहाँ। वो तेज तेज लहजे में बोल रही थी, मगर सब खवातीन को उसके लहजे ने नहीं, शजर के नाम ने चौंका दिया था। बंद कर, घटिया इंसान, बस इतनी ही हिम्मत थी? अब बकवास की है तो पूरी करो। वो बुरबुराते हुए वापस आकर बैठी और दोबारा से झिलमिल करते सूट को पैक करने लगी। क्या कह रहा था वो खबीस शजर के बारे में? ताई सफिया ने कड़े लहजे में पूछा। कुछ नहीं, बस यही कहा कि शजर से कहो पुराना हिसाब चुकाना है। पता नहीं इसका क्या मतलब हो, वो बेनियाजी से बोली। ऐसे ही घटिया लोग होते हैं, घर की बच्ची का नाम पता चल गया तो लग गए अपनी औकात दिखाने। वरना वो शरारती और नटखट जरूर है, लेकिन किसी लड़के और उसके लिए फोन आए या कोई ऐसी ओल फोल बक दे, मैं नहीं मान सकती। बस कर दे माँ जी, अब आप आंखें खोल लें, कबर इससे कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। क्या हो गया है अम्मी, ख्वामखा बात को क्यों बढ़ा रही हैं? ये फजूल बंदे ने कुछ कह दिया और आपने सच मान लिया। शजर को नहीं जानती क्या आप? युशरा ने नागवारी से माँ से कहा। अरे जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। अरे कैसे इस बच्चे को थप्पड़ दे मारा, अब कल की सुनाऊं?
तुम्हें हंस हंस के मोहत को बता रही थी आइसक्रीम पार्लर। सारी लड़कियां गई। मोहतरमा ने कहा, देखो कैसे सबको मुफ्त आइसक्रीम खिलाती हूँ। अपनी आधी आइसक्रीम खाकर मक्खी मारी और उसमें डालकर शोर मचा दिया कि देखो कैसे कैसे काम हो रहे हैं पार्लर में, गिलाजत वाले और लोगों तक बात ना जाए। सो उन्होंने 8 आइसक्रीमों के पैसे माफ कर दिए और मेरा काठ का उल्लू बेटा उस बेशरम से भी ज्यादा ऊंचे कह के लगा रहा था, अब ये वही आइसक्रीम वाला ही ना हो। उफ अम्मी, कुछ नहीं है ऐसा। इस किस्म की शरारतें इस एज का हिस्सा होती हैं। आप ऐसी बातें मत करें। हाँ भाई, जहाँ सारे ही इस लड़की के हमायती हैं वहां मुझ अकेली की कौन सुने। सर झटक कर वो नरूठी होकर वहां से उठ गई। क्या तुम सच कह रही हो फजर? कैसे घुन्ने हैं अब्दुल हनान भाई। हवा भी नहीं लगने दी घर में किसी को और इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। आसफा ने आंखें फैलाकर कहा, हवा कैसे नहीं लगने दी? जिनके जरिए ये मोहब्बत पाया तकमील तक पहुंची थी उनको तो फैन की क्या, एसी की भी हवा लगवा दी। तब ही तो अम्मा जहां ने बाला ही बाला सब तय कर दिया। काश के मोहब्बत और जिंदगी गुजारने का ये बहाना हमारे घर में हर फर्द के लिए बराबर हो तो क्या ही कहने। ये मोमना थी जिसने आह भर कर कहा था, फिक्र मत करो, हवाओं के रुख बता रहे हैं कि तब्दीली का आगाज हो गया है। मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी कुर्बतें बनी जो दोनों खानदानों को और करीब लाई। नित रिश्ते बने। शजर ने मोमना को देखकर आंखें पिटपटा कर कहा कि उसे कुछ कुछ अयान की फीलिंग्स का इल्म था जो वो मोमना के लिए रखता था, कि उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा ना कहा था मगर तारने वाले भी कयामत की नजर रखते थे। ये सब तुम छोड़ो, तुम कंजूस जमाने भर की मंगनी की मिठाई अकेले खा के अंगूठी पहन के आ गई। हमें जलाने ट्रीट कौन देगा? जब भी कहूँ इधर उधर की छेड़ कर बात भुला देती हो। वरीशा ने उसे आरे हाथों लिया। हाय सखियो, मत पूछो अपनी सहेली के हालात। पहले हर जगह हर फर्द से तुम्हारी सहेली जिससे चाहे बात कर लेती थी, मगर एक मंगनी क्या हुई? हक हा। उसने उंगली में पड़ी नाजुक सी अंगूठी को अपनी नजरों के सामने करके मसनूई बेचारगी से कहा, सब जैसे मुझ पर थानेदार लग गए हैं। कोई बात मुंह से निकालूं सही, सब ऐसे घूरते हैं जैसे कोई जुर्म कर दिया हो। ताई तो जुबानी गोलाबारी भी इतनी तेजी से बेवजह करती हैं कि दुश्मन मुल्क क्या ही सरहदों पर करता होगा। हाँ तो तुम्हारी जुबान के कारनामे भी तो ऐसे ही है ना। अब तुम लोगों को रात की बात सुनाऊं। लाउंज में सब जमा थे। टीवी पर ड्रामा आ रहा था। हम लोग वहीं बैठी देख रही थी। ताया अब्बा शादी कार्ड भिजवाने पर बात कर रहे थे। मोहद लैपटॉप लिए बैठा था। अयान मोबाइल में मसरूफ था। वही ड्रामे में जैसे ही घिरा माहौल आया, जहां लफाजी के साथ जैसे ही हीरो ने हीरोइन को अंगूठी पहनाई, मोहतरमा मचल गई। बा आवाज बुलंद इजहार भी फरमा दिया कि हाय क्या हो जाता अगर जो मोहत तुम भी मंगने के वक्त कोई ऐसा ही सीन क्रिएट कर लेते। ताया ने ऐनक के ऊपर से घूर कर उन्हें देखा। मोहत बेचारा ताया अब्बा के सामने बगलें झांकने लगा। अम्मा जी ने सर पकड़ने पर इक्तफा किया, मगर ताई अब भी इंसाफ करूं कि जुबानी गुलामी कैसे कैसे फूल ना झड़े होंगे उनके मुंह से। फजर ने इतने मजे से वही सब बताया जैसे ही सब ने इन लम्हात में शजर की दुर्गत का तस्वुर किया। कॉलेज का वो गुज़श्ता जाफरान जार बन गया था। कुछ देर तो वो सबको कीना तोड़ नजरों से देखती रही, फिर खुद भी अपनी बात और ताई के हाथों अपनी इज्जत अफसाई पर मुस्कुरा दी थी। रात ही माइयों का फंक्शन बखैर आफियत गुजरा था। लड़कियों ने खूब इंजॉय किया था कि एक तो घर की पहली शादी का जोशो खरोश, फिर लड़के वालों में से भी सारी अपनी दोस्तें शामिल थी। बड़ों की सब ताकीदें भुलाकर उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला किया कि उस रात के 2 तो बज ही गए थे। फिर बारात वापस जाने के बाद उन्होंने युशरा के कमरे में डेरा जमा कर उसको छेड़ छेड़ कर उसका हशर किया। तो एक वक्त ये आया कि युशरा ने बकायदा धक्के देकर इन सब को अपने कमरे से निकाला था। उसके बाद जिसको जहाँ जगह मिली पढ़कर सो गया और सुबह हर तरफ ताई सफिया और चच्ची सिदरा चीखती फिर रही थी। अम्मा जी के वक्फे वक्फे से आने वाली आवाज भी नींद में खलल डाल रही थी। शजर ने झंझला कर तकिया कानों के ऊपर बारी बारी रखकर आवाजों को खुद तक आने से रोका। बेरा गर्क हो इस फजर का, पता भी है कि जरा सी रोशनी अंदर आए तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। फिर भी पर्दे हटाकर दरवाजा चौपट खोल दिया। अल्लाह पूछेगा तुमसे। बुड़बुड़ाती हुई वो स्लीपर ढूंढ रही थी। मुंह हाथ धोकर जैसे ही वो लाउंज में आई, अम्मा जी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। सफिया, अगर तुम
पर बिगड़ती है तो ठीक ही बिगड़ती है। सबके जिम्मे कोई ना कोई काम थे, हर कोई अपनी जिम्मेदारी में मसरूफ है। एक तुम महारानी हो, अभी तक नींद भरी बैठी हो आंखों में। घर भरा पड़ा है मेहमानों से, उनके नाश्ते पानी की फिक्र करने की बजाय मोहतरमा इंतजार में बैठी हैं कि कोई मुलाजिम आए और सामने नाश्ता धरे। अरे बीबी, जाओ किचन में देखो, नाश्ता तो कब का सब भी कर चुके, तुम भी खा पी लो। यहाँ पर आओ। अतावली हो रही थी ना अपनी माँ के जेवर पहनने के लिए, तो निकाल कर रखा है जेवर, देख लो, जो पहनना है वो बता दो, तो बाकी मैं संभाल कर रख दूं। उनका लहजा हल्की सी खुफगी के लिए हुए था। शजर ने उठकर उनका गाल चूमा और जी अम्मा जी का नारा लगाकर भाग गई। ये नहीं सुधरेगी। कल ही इसने माइयों में पहनने के लिए अपनी माँ का भारी तलाई सेट मांगा तो अम्मा जी ने झाड़ दिया था। कंवारी बच्चियां इतने भारी सेट शादी से पहले नहीं पहनती। कुछ माह बाद शादी हो जाएगी तो अपनी शादी में सारे अरमान निकाल लेना। उसका चेहरा उतरा नहीं कि अम्मा जी का दिल सारे फंक्शन में अजीब सी उदासी ने घेरे रखा। 100 बारात में पहनने के लिए उन्होंने उसकी मरहूमा माँ का सारा जेवर निकाल रखा था और अब भी सफिया अम्मा जी काफी कुछ सुना कर गई थी। उन्होंने घर की सारी लड़कियों को कोई ना कोई काम दिया था और सिर्फ शजर की तरफ से ही कोताही हुई थी। उनको कल के फंक्शन में भी जब उसके जिम्मे उन्होंने बारातियों की आमद पर फूल और हार सारी लड़कियों को देने थे, जो लड़कियों ने बारात में आने वाली औरतों को पहनाने थे और ऊपर निशावर करने थे, मगर बहुत ढूंढने पर भी हारों और फूलों से भरी टोकरियां जो वो खुद लाउंज की मेज पर रख कर गई थी, ना जाने कब और कैसे गायब हो गई थी। पता न चल सका कि आज भी नाश्ता बनाना तो मुलाजमा ने था, कुछ बाजार से आना था, मगर मेहमानों को सर्व करने की ड्यूटी आयत शजर और उसके जिम्मे थी और वो अभी तक नींद के खुमार में झूमती मिली थी। वो पुलिस का रह गई थी। वो पार्सल मोहत ने रिसीव किया था जिसमें शजर और घर का एड्रेस वाजिया लिखा हुआ था। वो ऐसे तासुरात चेहरे पर सजाए हुए उसकी तलाश में रवाना हुआ कि ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। घर में जगह जगह लड़कियां और खवातीन ही नजर आ रही थी। बड़ी खवातीन तो तैयार होकर टोलियों में बैठी खानदानी किस्से छेड़े बैठी थी। कुछ लड़कियां पार्लर जा चुकी थी और तैयार हो जाने वाली लड़कियां उसी रवायती हरगुने का शिकार थी जो ऐसे मौकों पर हर घर का हिस्सा होती हैं। पहले तो जब वो नजर नहीं आई तो वो पार्सल रखने अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि फुर्सत में दे देगा, मगर ठिठक का रुकना पड़ा कि उसकी अम्मी के साथ ऊपरी मंजिल से सीढ़ियां उतरती हाथ में छोटा सा ब्रीफ केस लिए बिल्कुल बदली हुई शजर थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो मबहूत होकर उसे देखता रह गया। हमेशा तो उसको ओल जलोल हुलिये में ही देखा था। शलवार का रंग और कमीज का दुपट्टा तो नदारद। अगर किसी मर्द की मौजूदगी में अम्मा जी नागवारी से हंकारा भरती तो किसी भी रंग का दुपट्टा हाथ लगता, जिसका भी लगता उठाकर गले में डाल लेती। और आज तो इसकी छिप ही निराली थी। ऐसा क्या देख लिया यहाँ कि गौतम बुद्ध बन के खड़े हो गए बीच रास्ते में। ताई सफिया की पाटदार आवाज पर वो घर बरा सा गया। जी अम्मी, ये वो पार्सल शजर को देना था, उसका कोई गिफ्ट है शायद। अरे वाह, दिखाओ किसने भेजा है। मेरी तो बर्थडे भी गुजर गई। देखो जरा इस नदीदी लड़की के काम। रख दो, अभी भागा थोड़ी जा रहा है। बारात दरवाजे पर आ ठहरी है, हजारों काम देखने वाले पड़े हैं। यहाँ मोहतरम को अटकेलियां सूझ रही हैं। उसके पार्सल झपट कर खोलने की कोशिश को ताई सफिया ने नागवारी से देखा और बरमला इजहार भी कर दिया। नहीं खाला, देख कर चेक कर लेना चाहिए कि किसने भेजा है और किस मकसद के लिए भेजा है। हमारी कहाँ कोई ऐसी दोस्तें हैं जो दूर रहती हों और इन्हें तोहफे तोहफे पार्सल करने पड़े। जो भी करीबी हैं वो तो आ जाती हैं हर मौके पर। असल में मैं वो फोन वाले वाक़ये के तनाजुर में कह रही हूँ। आयत ने मौके पर पहुंचकर पूरी कोशिश की कि सफिया बेगम के सामने ही पार्सल खुल जाए, वरना जैसी शजर वैसा मोहत, मामला कहाँ बिगड़ना था। फोन वाला वाक़या कौन सा? मोहत ने सरसरी सा पूछा। उसकी नजरें अब भी पार्सल खोलती शजर के चेहरे का तवाफ कर रही थी। ताई सफिया भी चौंकी। क्या वाकई फोन वाला वाकया? बार बार बेल्स बजना और बजते ही चले जाना, फिर एक के बाद करने पर दूसरी तरफ शजर का नाम लेना। तो इनको 80 दिन खटका
लगा था, मगर माँ जी और शजर ने बात को अहमियत ना दी तो उन्होंने भी ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। लेडीज कॉस्मेटिक्स बॉक्स था, बेहद खूबसूरत, जो रैपर खुलने पर सामने आया था। वाओ ब्यूटीफुल, शजर चहकी और ऊपर लगी पर्ची नुमा कार्ड नीचे गिरा था, जिसे मोहद ने उठा लिया और पढ़ते ही माथे पर बाल भी पड़ गए थे, जिनको देखकर आयत के अंदर तक ठंड उतर गई थी। ये क्या छुपन छुपाई खेल रही हो शजर जी? खुल के सामने आओ और सबको बता दो, अपने घर वालों को। मुझे भी इजाजत दो कि मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूं कि अब और इंतजार मुमकिन नहीं, सिर्फ तुम्हारा। मोहद ने दांत बींच कर वो सफेद कार्ड शजर की नजरों के सामने किया, जिसे वो पढ़ने लगी और उसकी हैरत दो चंद होती गई थी। छुपन छुपाई? तो तुमसे बेहतर कौन जानता है मोहद कि मुझे पसंद ही नहीं है छुपन छुपाई। और ये कौन है? उसने क्या बताया है सबको? वो फूलपन से उसे पूछने लगी और मोहद झंझला गया था। मुझे पता होता तो तुमसे पूछ रहा होता, वो गुस्से से बोला। आयत ने मोहद के हाथ से कार्ड झपटा और फौरन सफिया बेगम को पढ़कर सुनाया। और मेरे ख्याल से किस्मत बार बार तुम्हें कुछ समझाना चाह रही है और तुम जानकर अनजान बन रहे हो। उस पर लिखी इबारत को गौर से पढ़ो और इस फैसले पर अजसर नो गौर करो, जो अचानक और जबरदस्ती हम पर मुसल्लत किया गया कि हम कुछ कर ही ना पाए। बारात आने वाली है, बाद में बात होगी। आयत, ये सूटकेस उठाओ और मेरे साथ आओ। तीखी नजरों से शजर को देखती ताई सफिया ने आयत से कहा और उसके सूटकेस उठाते ही वो दोनों वहां से चली गई। ये क्या कह रही थी ताई? कौन सा फैसला? और मोहद सोचो जरा, ऐसा मजाक मेरी दोस्तों में से कौन कर सकती है? ज़ारा, सज्जल, अर्शी? उफ। उसके बेवकूफाना सवालात पर मोहद का दिल चाहा कि इसको एक जोरदार थप्पड़ रसीद करे, जो हालात की नजाकत को समझे बगैर ओल फोल बक रही थी। तुम जाओ यार, मैं देखता हूँ, उसने बेजारी से कहा। बकवास कर रही थी सारी की सारी कि जब तुम तैयार होकर सामने आओगी तो देखना वो कैसे सारी सुध बुध खो देगा। पता नहीं कैसे मंगेतर होते हैं लोगों के, जो पूरे पूरे दीवान लिख डालते हैं शायरी के। ये गोंगलू हमेशा का गोंगलू ही रहा। मोहद को उलझन ज़दा छोड़कर वो बुरबुराती दुपट्टा संभालती लाउंज पार कर गई। उसने आंखें सुकेर कर वो सफेद कार्ड दोबारा उठाया और बगौर उसकी इबारत पढ़ी और उसके माथे के बलों में मजीद इजाफा हो गया था।